डीएनए मित्रों, आज डीएनए में बहुत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और देश के भविष्य से जुड़ी खबर का हम विश्लेषण कर रहे हैं। मित्रों, आज दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर 200 करोड़ लोगों से जुड़ी है, दूसरी खबर देश के 10 करोड़ परिवार और 40 करोड़ लोगों से जुड़ी है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज ट्रेड डील पर बातचीत का दौर पूरा किया। यह डील दुनिया के 200 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी। इस डील को अमेरिका के लिए बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के भविष्य से जुड़ी है, जो हमारे करोड़ों छात्रों से जुड़ी है, जो देश के 10 करोड़ परिवार और 40 करोड़ परिवार के लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से एक नया नियम विवाद का विषय बना हुआ है। यह विवाद देश के 1/3 परिवारों को प्रभावित करने वाला है। अगर आज आप इस विवाद से प्रभावित नहीं हैं, तो कल जरूर प्रभावित होंगे। इसलिए आज आपको हमारा यह विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। यूजीसी की नई गाइडलाइंस का देश भर में विरोध हो रहा है। एक तरफ लोग सड़क पर उतर आए हैं, दूसरी तरफ इस्तीफे हो रहे हैं। इस बीच कुछ मौका परस्त सियासी तौर पर विवाद के अग्निकुंड में घी डाल रहे हैं। यह मुद्दा संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि यह छात्रों से यानी देश के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। मित्रों, सवाल है कि क्या आज के दिन यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर विवाद होना चाहिए या शिक्षा के बेहतर बनाने वाले बदलाव पर चर्चा होनी चाहिए। आज सवाल यह भी है कि जो युवा आबादी देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है, उसे जाति के आधार पर बांटकर आमने सामने खड़ा करना चाहिए या उसे एकजुट कर देश के भविष्य को सुनहरा बनाना चाहिए। ये बड़े सवाल हैं, आपके हमारे देश के भविष्य से जुड़े सवाल हैं। इसलिए आज इन सवालों का जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यूजीसी गाइडलाइंस से जुड़े विवाद पर आज का अपडेट बता देते हैं। मित्रों, यूजीसी विवाद को लेकर आज 3 बड़े अपडेट हैं। पहला, आज बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर चर्चा हुई। दूसरा, यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर बीजेपी के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। कई नेताओं ने संशोधन की मांग की है तो कई नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है। तीसरा और सबसे अहम, नई गाइडलाइंस को लेकर आज देश के 6 राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, दिल्ली से लेकर लखनऊ और बिहार से लेकर राजस्थान तक आज ये प्रदर्शन हुए। एक तरफ सवर्ण छात्र और सवर्णों से जुड़े संगठन नई गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, तो इसके समर्थन में भी आवाजें उठ रही हैं। भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाई गई गाइडलाइंस ने देश भर में कैसे भेदभाव वाला माहौल बना दिया, आपको उसकी ऑल इंडिया रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। अरे यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। करो विदाई, छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी द्वारा एक भ्रामक और बराबरी का नहीं, बंटवारे का नियम लाया गया है। यूजीसी द्वारा जो नया अधिनियम आया है, यह पूर्ण रूपेण सवर्ण छात्रों के आवाजों को दमन करने का ये नियम है। इसका पूर्ण रूपेण हम विरोध करते हैं। हर हाल में इसको वापस लिया जाए। भारत सरकार यूजीसी से ये मांग है। जाति के आधार पर अगर बांटा जाएगा तो ये उपेक्षा ना करिएगा इस गरम दल, इस गरम खून से और इस युवा से कि कल को जाके भविष्य में आपस में भेदभाव नहीं करेगा। एक तरफ देख के किसी का पल्ला भारी करके किसी कानून को बना देना, ये लगता है हमारे राष्ट्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। 56,299 मुकदमे SC/ST एक्ट में जो पाए जाते हैं, फर्जी पाए जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी कमेटियाँ निराधार हैं और ये बाद में जातीय भेदभाव पैदा करेंगी। देश में अखंडता नहीं, देश को खंड खंड करने का काम करेंगे। यहाँ विक्टिम 1 मिनट में बनाया जा रहा है बच्चे को, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है, परंतु उसको मुजरिम पहले ही से तैयार हो जाए। इस कानून का ये एक मुख्य जो गलत है, वो संदेश जा रहा है, वो यही है। समता की बात करते हैं, ये कौन से समता की बात है? समता की बात तो सबको बराबर में रखी है ना। वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिन गाइडलाइंस को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता लाने के लिए तैयार किया गया, उसे लेकर छात्र ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कॉलेज कैंपस के अंदर कैसा माहौल बन गया है, उसका एक उदाहरण आपको जरूर देखना चाहिए।
वोट बैंक की राजनीति में मैं सवर्ण बेचारा हूँ, अगर मुसलमानों से बच जाऊं तो अब दलितों का चारा हूँ। क्यों भाई, क्या जरूरत आन पड़ी? आप समानता की बात करते हैं, देश की आजादी के इतने वर्ष बीत गए और लोग आप आज भी वही कह रहे हैं कि कैंपसों में टकराहट की स्थिति पैदा हो जाए, लोग एक दूसरे पर मार काट पर उतारू हो जाए। आज विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव को खत्म करने के लिए जो शोषण का स्वरूप बना हुआ है उसको खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। तो अब ये लोग कहते हैं हम स्वर्ण हैं, SC ST OBC जो है हमारा शोषण करेगा। ना SC ST एक्ट में कोई पेनल्टी का प्रावधान है फेक केसेस पर, ना इस देश में, मतलब फेक केसेस के लिए कुछ तो प्रावधान होना चाहिए कि अगर आप फेक केस करते हो, फेक केस करते हुए आप पकड़े गए, सामने वाले का जो नुकसान हुआ वो फेक केस करने वाले का भी तो हो कम से कम। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसमें। ये समाज भेदभाव फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एक किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई फायर, अगर कोई झूठी फायर कर रहा है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहा है और आपराधिक कृत्यों जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो मैं तो इसका पूरा जोर शोर से विरोध करता हूँ। किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं है। आज तक ये 2012 में भी पहले आया है, इसका ये अपडेट वर्जन हम इसे मान सकते हैं। तो लोग विरोध कर रहे हैं, उनमें कहीं पर भी ये नहीं लिख रखा है कि जनरल कैटेगरी के साथ ये किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक्ट है इसको लोगों को इम्तिहान से धैर्य के साथ में पढ़ना चाहिए। डीएनए मित्रों, ये युवा देश के भविष्य हैं। कॉलेज कैंपस में जिन युवाओं को अपने सिलेबस पर चर्चा करनी चाहिए, अपने और देश के भविष्य पर चर्चा करनी चाहिए, वो आज यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। साथ मिलकर पढ़ते थे और इस समय आपस में उलझे हुए हैं। इसकी जरूरत थी क्या? जरा सोचिए। देश भर के कॉलेज में क्लासरूम का माहौल इस वक्त क्या हो गया होगा? डीएनए मित्रों, ये विवाद देशव्यापी है, इसलिए यह जरूरी सवाल बनता है कि आज क्या यूजीसी की नई गाइडलाइंस की जरूरत थी, या शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में सुधार पर चर्चा की जरूरत है? यह सवाल क्यों जरूरी है, पहले इसे समझते हैं। मित्रों, दुनिया में शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए सबसे उच्च मानदंड वाला एक मॉडल है। इसका नाम है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसे संक्षेप में पीसा क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। 2009 में भारत आखिरी बार इस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। गौर से सुनिएगा, 2009 में भारत पीसा क्वालिटी इंडेक्स में 74 देशों में से 72वें स्थान पर रहा था। सोचिए, आज से 17 साल पहले भारत 74 में से 72वें स्थान पर था, मतलब दुनिया में सबसे खराब शिक्षा वाले देशों में तीसरे नंबर पर। इसी से आप समझ सकते हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल कैसा रहा। अब सोचिए, क्या आज चर्चा और प्रदर्शन शिक्षा में सुधार के लिए नहीं होना चाहिए? क्या यूजीसी जैसे संस्थान को शिक्षा में सुधार के लिए नियम नहीं बनाए जाने चाहिए? लेकिन नियम बनता किस पर है? जातियों पर। जैसा कि हमने कहा, यह मुद्दा युवाओं से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है। सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन सिस्टम कर क्या रहा है? इस सिस्टम ने युवाओं के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था बनाई है, उसे समझने के लिए एक और रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। यह शिक्षा पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है 2017-18 की। इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा और ट्रेनिंग में भारत 75वें स्थान पर है। यानी अगर दुनिया में हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई नौकरी आती है तो हमारे देश के नौजवान को 75वें नंबर पर यह नौकरी मिलेगी। स्किल फिट यानी दुनिया के लिए योग्यता के मामले में भारत 37वें नंबर पर है। यानी योग्यता के मानदंड पर नौकरी मिले तो भारत में 100 में से 63 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। गणित और विज्ञान की पढ़ाई की गुणवत्ता में भारत 37वें नंबर पर है। स्कूल में इंटरनेट एक्सेस के मामले में भारत 49वें स्थान पर है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में आईआईटी बॉम्बे 118वें और आईआईटी दिल्ली 150वें नंबर पर है। शिक्षा की यह हालत एक दिन में नहीं हुई, यह बहुत ही पुरानी बीमारी है। यूपीए सरकार के दौरान 2011-12 की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में उच्च शिक्षा और ट्रेनिंग में भारत का स्थान 90वें नंबर पर था। स्किल फिट में भारत का नंबर 100 से ऊपर था। गणित और विज्ञान की पढ़ाई की गुणवत्ता में भारत 60वें नंबर पर था। स्कूल में इंटरनेट एक्सेस के मामले में भारत 120वें नंबर पर था। यानी पिछले कुछ साल में थोड़ा सा ऊपर हुए, लेकिन प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक किसी भी इंडेक्स में हम
टॉप 5 में नहीं है। टॉप 5 तो छोड़िए, टॉप 10 में भी नहीं है। हम कहां हैं? कभी 74 में से 72वें नंबर पर, कभी 75वें नंबर पर। सोचिए, गणित और विज्ञान जैसे विषय तो छात्रों की सोच को वैज्ञानिक नजरिया देते हैं, उन्हें जाति धर्म के संकुचित दायरे से बाहर निकालते हैं। वहां भी हम टॉप 10 में नहीं है। इसके सामान्य तर्क प्रणाली से सोचना चाहिए कि इस वक्त बड़ी जरूरत क्या है। छात्रों को ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के खांचे में बांटने वाली गाइडलाइंस या शिक्षा का स्तर सुधारने वाली गाइडलाइंस? हमें आज शिक्षा के मामले में टॉप 5 देशों में शामिल होने के लिए गाइडलाइंस लानी चाहिए या छात्रों को जाति में विभाजित करने वाली गाइडलाइंस? आज बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में भी यूजीसी का मुद्दा उठा। इस विषय पर राजनीतिक पार्टियां भी बटी हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां दलितों की राजनीति करने वाले नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सांसद इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं इस पर सरकार का पक्ष क्या है, आपको वो भी सुनना चाहिए। भेदभाव हटाने के लिए आप ऐसे गाइडलाइंस हैं जो और ध्रुवीकरण और भेदभाव वो भी कैंपसेस में बनाएं। यानी आप स्टूडेंट्स लाइफ में फिर से वो कम्युनिटीज और कास्ट का जहर घोल रहे हैं। कुछ लोग विशेषाधिकार समझ रहे थे, कमजोर वर्ग को गाली देना, उनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगेगा, समानता की बात होगी, अच्छा माहौल बनेगा यूनिवर्सिटी को। इससे भी डर लग रहा है। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। मित्रों, यूजीसी की नई गाइडलाइंस का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इसके विरोध में बीजेपी में ही विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेता नियमों के खिलाफ खड़े हो गए। आगरा में बीजेपी के पूर्व सभापति ने खून से खत लिखकर संशोधन की मांग की है। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। औरैया में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने तो यूजीसी को खत्म करने की ही मांग कर दी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद मदन मिश्रा ने भी यूजीसी के नए नियमों का खुलकर विरोध कर दिया है। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। मित्रों, यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर छात्रों का प्रदर्शन आपने देखा। इस पर सियासत क्या हो रही है, ये आपने देखी। मित्रों, सोचिए, इस वक्त विरोध और सियासत की जरूरत है या शिक्षा में सुधार के लिए गाइडलाइंस लाने की? यह विवाद सिर्फ छात्रों और सियासतदानों तक सीमित नहीं रहा, अब इस विवाद में संत भी आ गए हैं। देश भर के संत यूजीसी की गाइडलाइंस पर क्या कह रहे हैं, आपको यह भी देखना चाहिए। पत्र भेज करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए। एक लंबा विषय है और ये पूरा एक षड्यंत्र से भरा हुआ लगता है। इस पर संशोधन होना चाहिए, इस पर सभी लोग कार्य कर रहे हैं। कि यूजीसी ने जो नए नियम करे उसका तो मैं पुरजोर रूप से कहूंगा कि उचित नहीं है। विचित्र सी बात है, तो शासन को तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लेते हुए यूजीसी के इस नए नियम को खारिज कर देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। यानी शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है, ना कि जाति के नाम पर लड़ाती है। इसलिए आज यह भी जानना जरूरी है कि देश के सिस्टम ने शिक्षा का जो ढांचा बनाया है, क्या वो वाकई देश के भविष्य कहे जाने वाले नौजवानों को आत्मनिर्भर बना रहा है। आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम युवाओं को रोजगार से जोड़ रहा है या फिर नहीं। इसके लिए आपके साथ साल 2024-25 के आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट का एक हिस्सा हम शेयर कर रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। यह रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट के पास ही ठीक ठाक नौकरी है। 50% ग्रेजुएट अपनी योग्यता से कम दर्जे की नौकरी कर रहे हैं। मतलब ग्रेजुएशन करने वाला 10th पास की नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन स्तर की नौकरी करने के योग्य है ही नहीं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले 44% युवा बेरोजगार हैं। यानी ग्रेजुएशन करने वाले 100 में से सिर्फ 56 युवा ही काम कर रहे हैं। मित्रों, फर्क समझने के लिए शिक्षा और रोजगार से जुड़े इसी मानदंड पर दूसरे देशों के आंकड़े को भी एक बार फिर से देख लेते हैं। जापान में 97% ग्रेजुएट नौकरी कर रहे हैं, नीदरलैंड्स में 93%, जर्मनी में 92%, अमेरिका में 88%, यूरोप में 85%। फर्क समझ रहे हैं? जापान में ग्रेजुएशन करने वाले 100 में से 97 युवाओं को रोजगार मिलता है। भारत में सिर्फ 56 नौजवानों को ही रोजगार मिलता है, उसमें से महज 4 ही अपनी योग्यता के मुताबिक काम कर रहे हैं। यानी सिस्टम ने शिक्षा का जो ढांचा बनाया है, ये हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो रोजगार नहीं दे रहा है। इसलिए इसमें यानी इसकी क्वालिटी में बदलाव की मांग हो रही है। शिक्षा रोजगार के लिए भी आवश्यक है,
इसलिए उसको मिडल जो स्टेज है, उस मिडल स्टेज से ही चीज़ों को जोड़ना, टेक्निकल एजुकेशन, उसको मैकेनिकल एजुकेशन, उसको तमाम तरह का इस तरह की चीज़ें जो है उसको मिले, जिससे कि जब वो 12th के बाद निकले तो वो बीए में पहुँचते पहुँचते भी कुछ करने की, कुछ उसको अलग से, कुछ उसको उसके अंदर जो है क्वालिटी डेवलप हो जाए, कुछ विशेषता उसके अलग से आ जाए। अब सोचिए आज के दिन गाइडलाइन किस विषय पर जारी होनी चाहिए? छात्रों को बांटने के लिए या शिक्षा में सुधार और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए? देश और युवाओं के हित में गाइडलाइन तो एजुकेशन क्वालिटी में सुधार और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए ही जारी होनी चाहिए, लेकिन गाइडलाइन जारी हुई, उससे विवाद बढ़ा और अब उसकी जो तस्वीरें हैं वो प्रदर्शन के तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ है बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास। क्या यूजीसी जैसे अकादमिक एजेंसियों ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है वो नौजवानों का सर्वांगीण विकास कर रहा है? आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि नहीं। फिर गाइडलाइन तो इसी पर जारी होनी चाहिए थी। मित्रों, एजुकेशन सिस्टम एक दिन में नहीं बना है। देश की आजादी के बाद से आज तक यानी 89 साल में यह सिस्टम बना है, इसलिए आपको आज का शिक्षा का जो हाल दिख रहा है वो एक दिन का नहीं है। 80 साल में दुनिया में शिक्षा को लेकर क्या हुआ, अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। जर्मनी ने व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया। वहां छात्रों के लिए शिक्षा का डुअल सिस्टम है, यानी पढ़ाई के साथ ही कंपनी में ट्रेनिंग मिलती है। नतीजा यह है कि जर्मनी में 92% ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलती है। फिनलैंड में कौशल आधारित एजुकेशन सिस्टम है। यहां छात्रों को थ्योरी के साथ स्किल सिखाई जाती है। इसका फायदा यह है कि फिनलैंड में 88% ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलती है। वहां कुल रोजगार का आंकड़ा 70% से भी ज्यादा है। सिंगापुर जैसे छोटे देश ने शिक्षा को और आधुनिक बनाते हुए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा है। सिंगापुर 2022 में PISA रैंकिंग में नंबर 1 रह चुका है। यहां 87% ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलती है। यानी तकनीक के विकास के साथ इन देशों ने शिक्षा में तार्किक सोच, इनोवेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग, रिसर्च और कौशल विकास के साथ इसको जोड़ दिया। लेकिन हमारी एजुकेशन एजेंसियों ने क्या किया? हमारे यहां अब भी फोकस थ्योरी, लर्निंग यानी जो रटंत विद्या होती है, रटना, उस पर ही अभी तक केंद्रित रहा है। 80 साल में जिन देशों ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया वो तेज गति से आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे देश में शिक्षा से जुड़ी यूजीसी जैसी एजेंसियों ने क्या किया और क्या कर रही हैं? रटंत विद्या को प्रोत्साहन दिया और कैंपस में विभाजन वाली गाइडलाइंस जारी कर रही है। हम फिर यह सवाल पूछेंगे कि आज क्वालिटी एजुकेशन पर गाइडलाइंस क्यों नहीं लाई जाती? क्यों नहीं ऐसी गाइडलाइंस लाई जाती जो हमारे नौजवानों को रोजगार दिलाएं, ऐसी शिक्षा दिलाएं जिससे ग्रेजुएशन करते ही छात्रों को अच्छी जॉब मिल सके? क्यों यूनिवर्सिटी में छात्रों को बांटने वाली गाइडलाइंस लाई जाती है? नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। सोचिए, दुनिया को बदलने में सक्षम शिक्षा व्यवस्था ही विवाद में है। पहली नजर में यह लग सकता है कि विवाद तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो रहा है, हमारा इससे क्या मतलब? लेकिन रुक जाइए, अगर आज आप इससे प्रभावित नहीं हैं तो कल जरूर प्रभावित होंगे। क्यों और कैसे, यह भी समझ लीजिए। भारत में करीब 30 करोड़ परिवार हैं। 90% परिवारों के बच्चे स्कूल जाते हैं। 30% परिवारों के बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। यानी देश के हर तीसरे परिवार का सदस्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है। इसलिए यह मुद्दा देश के हर तीसरे नागरिक को प्रभावित करने वाला है। और जिनके बच्चे आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं है वो आने वाले दिनों में कॉलेज में जाएंगे। तो जो आज इस विवाद से प्रभावित नहीं है वो कल जरूर प्रभावित होंगे। इसीलिए गाइडलाइंस पर हो रहा यह विवाद हम सभी से जुड़ा हुआ है। यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव को रोकना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या पहले से ऐसा कोई कानून नहीं था? कानून तो था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को गंभीर अपराध बताया था। 2007 में राघवन कमेटी ने रैगिंग पर 24 घंटे में FIR दर्ज करने की सिफारिश की थी। 2009 में यूजीसी ने एंटी रैगिंग गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें रैगिंग को अपराध माना गया। रैगिंग के आरोपी को सस्पेंड करने और जेल की सजा देने का प्रावधान भी था। मतलब भेदभाव के खिलाफ कानून था। स्वयं यूजीसी ने नियम बनाए थे, फिर भेदभाव क्यों नहीं रुका? भेदभाव के शिकार रोहित वेमुला ने साल 2016 में आत्महत्या की थी। इसका सीधा और तर्कसंगत जवाब है, भेदभाव रोकने के लिए बने कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। यह जिम्मेदारी किसकी थी? यूजीसी की थी।
यूनिवर्सिटी की थी। और बड़ा सवाल यह, क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में सिर्फ जाति देखकर ही भेदभाव होता है? क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं उसमें खास तौर पर जाति को रेखांकित किया गया है। विवाद भी जाति से जुड़ा है, इसलिए भेदभाव और जाति के सवाल को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। डीएनए मित्रों, 2009 में अमेय पांडे ने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। अमेय ब्राह्मण जाति से थे। 2009 में ही पंजाब के नवदीप सिंह ने रैगिंग से परेशान होकर जान दे दी थी। वो सामान्य वर्ग से ही थे। 2010 में पुणे के गौरव सदानंद ने सीनियर्स की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। गौरव भी जनरल कैटेगरी से आते थे। लिस्ट बहुत लंबी है, परेशान करने वाली है, इसलिए हमने सिर्फ 3 उदाहरण दिए। भेदभाव रोकने के नाम पर गाइडलाइन बनाने वालों को समझना चाहिए कि रैगिंग और भेदभाव जाति के आधार पर नहीं होती है। रैगिंग मित्रों, रैगिंग और भेदभाव करना जाति देखकर रैगिंग नहीं कराता। रैगिंग असल में एक मानसिकता होती है। ये लोग किसी भी जाति के हो सकते हैं, और जिन छात्रों से भेदभाव या रैगिंग की जाती है उनमें भी सभी जाति के छात्र पीड़ित बनते हैं, किसी एक जाति से नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इसके मूल पर प्रहार करना, यानी भेदभाव करने वालों की सोच को बदलना। क्या गाइडलाइंस बना देने भर से भेदभाव खत्म हो जाएगा? सोच बदल जाएगी? इस सवाल का जवाब छात्रों के बीच भेदभाव करने वाली गाइडलाइन बनाने वालों को देना होगा। क्या नए शब्द जोड़ने और बवाल खड़ा करने से भेदभाव खत्म हो जाएगा? इसका तार्किक जवाब गाइडलाइंस बनाने वालों को देना चाहिए। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना सिखाता है। बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र, यही शिक्षा, सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। इसलिए यह सवाल है, क्या यूजीसी जाति देखकर छात्रों को भेदभाव से बचाना चाहता है? मतलब यह कैसी सोच है जो छात्रों को जाति भेद की नजर से देखती है? क्या अच्छा नहीं होता कि गाइडलाइंस के दायरे में सिर्फ छात्रों को रखा जाता, सब छात्रों को रखा जाता, जाति वाला भेदभाव नहीं किया जाता? हम गाइडलाइंस का विरोध नहीं कर रहे, सवाल सिर्फ इतना है कि सभी छात्रों को समान भाव से क्यों नहीं देखा जा रहा? छात्रों को आपस में बांटा क्यों जा रहा है? मित्रों, सोचिए, देश में पहले ही कितना विभाजन है। कहीं हिंदू मुसलमान वाला विभाजन है, कहीं प्रांत वाला विभाजन है, कहीं गरीब अमीर वाला विभाजन है। मतलब कदम कदम पर पहले से ही भांति भांति के विभाजन है। ऐसे में विभाजन की ओर एक और दीवार खड़ी करने का मतलब क्या है? क्या अच्छा नहीं होता कि एक समावेशी गाइडलाइन बनाई जाती जिसमें सभी छात्रों को शामिल किया जाता? मित्रों, भारत की करीब 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दुनिया इसे भारत की सबसे बहुमूल्य संपत्ति मानती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नौजवान आबादी तरक्की का इंजन होती है। यह देश का भविष्य है। इनोवेशन से लेकर प्रोडक्शन तक सभी क्षेत्रों में नौजवान आगे रहते हैं, लेकिन गाइडलाइन के नाम पर उसी नौजवान आबादी को जाति के नाम पर बांट दिया जाता है। आज हम गाइडलाइन बनाने वाले नीति नियंताओं से कहेंगे कि देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नहीं बांटें। जब तक छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें छात्र ही रहने दिया जाए। नीति नियंताओं को समझना चाहिए ये नौजवान ही देश का भविष्य हैं। उन्हें फिर मंडल कमंडल जैसे विवाद में नहीं बांटा जाए। उनके लिए शिक्षा का सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि वो देश का भविष्य संवारे। डीएनए मित्रों, अब हम भारत के उस समझौते का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है, यानी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली डील, जिसका ऐलान भारत और यूरोपियन यूनियन ने किया है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने आज यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता किया। यह डील कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देगी? भारत को किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा? क्या यह डील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना देगी? क्या इस समझौते के बाद भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं रह जाएगी? इस डील से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बौखलाहट कैसे बढ़ गई है? इन सभी सवालों को आज हम डिकोड करेंगे। लेकिन यह डील न सिर्फ कूटनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आपके ऊपर भी बड़ा असर होने वाला है। डीएनए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक है। 27 जनवरी के दिन भारत ने यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ सफलतापूर्वक व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी की। 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। इस खास मौके पर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की तरफ से यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मौजूद थे।
इस मौके पर दोनों पक्षों की खुशी देखते ही बन रही थी। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष विशेष रूप से बेहद उत्साहित दिख रही थी। वो बड़ी जीत की तरह इसे सेलिब्रेट कर रही थी। डीएनए मित्रों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यह मतलब है कि भारत और ईयू एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर टैक्स और पाबंदियां या तो पूरी तरह खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है। डीएनए मित्रों, भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ आने से 185 करोड़ लोगों का साझा बाजार बनता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि ईयू दूसरी सबसे बड़ी। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी में करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार में लगभग 1/3 योगदान देते हैं। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने से व्यापार और निवेश के अभूतपूर्व अवसर तैयार होंगे। यह डील दोनों ही पक्षों के लिए फायदेमंद है। भारत और ईयू को होने वाले फायदों के बारे में जानने से पहले आपको दोनों के बीच मौजूदा व्यापार के बारे में जरूर जानना चाहिए। 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और ईयू के बीच कुल व्यापार 220 अरब डॉलर का है। इसमें सामान और सर्विसेज दोनों हैं। केवल सामानों के व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच 137 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत ने यूरोपीय यूनियन को 76 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया, जबकि ईयू ने भारत को 61 अरब डॉलर का निर्यात किया है। यानी सामानों के निर्यात के मामले में भारत 15 अरब डॉलर के ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। डीएनए मित्रों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाने के बाद दोनों पक्षों के व्यापार में और बढ़ोतरी आएगी। दोनों तरफ का बाजार एक दूसरे के लिए खुल जाएगा। यूरोपीय यूनियन को 140 करोड़ लोगों का बाजार मिलेगा, जबकि भारत को 45 करोड़ लोगों का बाजार, जिसकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साझा खुशहाली का ब्लूप्रिंट बताया। सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, अब आपको इस ट्रेड डील से भारत को होने वाले फायदों के बारे में जानना चाहिए। इस डील के लागू होने पर ईयू में 99% भारतीय सामानों पर टैरिफ या तो खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। टेक्सटाइल और लेदर जैसे सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा होगा, जहां लाखों लोग काम करते हैं। साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी निर्यातक बन सकता है। भारत की जेनरिक दवाइयां यूरोप में आसानी से बिकेंगी। मरीन सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात भी बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सामानों के निर्यात में 50 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भारतीय आईटी और एजुकेशन सर्विसेज को यूरोपीय यूनियन से बड़ा बाजार मिलेगा। यूरोपीय देश अमेरिका और चीन का विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में इस डील से भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा केंद्र बन सकता है। यूरोपीय बाजारों में चीन का दबदबा इससे कम होगा। भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री और फल सब्जी जैसे क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखा है, यानी किसानों के हितों से समझौता नहीं किया गया है। संक्षेप में कहें तो इस डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी और भारतीय प्रोडक्ट्स दुनिया में चमकेंगे। भारत की तरह यह समझौता यूरोपीय देशों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। डीएनए मित्रों, इस समझौते के लागू होने के बाद यूरोप से आयात की जाने वाली शराब पर टैक्स कम होगा, जिससे यूरोप का निर्यात बढ़ेगा। BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी कार कंपनियों के लिए भारत में बिक्री आसान होगी। इन कारों पर अभी 110% टैक्स लगता है, जो डील के बाद घटकर 40% हो जाएगा। अगले 5 से 7 साल में टैक्स घटकर 10% तक हो सकता है। साथ ही यूरोप की आईटी, इंजीनियरिंग और टेलीकॉम कंपनियों को भारत में ज्यादा काम मिलेगा। डीएनए मित्रों, यूरोप से आने वाले सामानों पर कम टैक्स लगने से भारत के लोगों को लग्जरी कार सस्ती मिलेगी। टैक्स कम होने से एक शोरूम प्राइस में 20 से 50% तक की कमी आ सकती है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन को दुनिया के सबसे बड़े बाजार में बिना टैरिफ एंट्री मिल जाएगी। भारत में यूरोपीय देशों के प्रोडक्ट सस्ते बिकेंगे, जिससे उनकी मांग बढ़ेगी। इससे यूरोप की कंपनियां ज्यादा कमाएंगी और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। यही वजह है कि यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने ट्रेड डील के मौके पर मकर संक्रांति का जिक्र कर इसे नई शुरुआत का प्रतीक बताया। 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. 2 हफ्ते पहले भारत ने मकर संक्रांति मनाई। ये उत्तरायण की शुरुआत है, यानी सूरज की उत्तर की ओर यात्रा, अंधेरे से रोशनी की ओर, शांति से विकास की ओर। ये नए सिरे से शुरुआत करने, नई रफ्तार पकड़ने
और ईयू और भारत दोस्ती में एक नया चैप्टर शुरू करने का सही समय है। आज हमने मिलकर यही हासिल किया है। Friendship, and this is exactly what we have achieved. डीएनए मित्रों, भारत और यूरोपीय यूनियन की डील वाली इस दोस्ती से अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही होगी तो वो ट्रंप है। इस डील के जरिए भारत और यूरोपीय देशों ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ का दुरुपयोग करके पहले भारत को परेशान किया। पिछले कुछ हफ्तों से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वो यूरोप को भी परेशान कर रहे हैं। इस तरह ट्रंप जिन दो ताकतों यानी भारत और यूरोप को किनारे लगाने की कोशिश में थे, उनके बीच महत्वपूर्ण ट्रेड डील निश्चित रूप से उन्हें चुभेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति इसे खुली चुनौती के तौर पर देखेंगे क्योंकि भारत अमेरिका की ट्रेड डील अटकी हुई है। दूसरी ओर यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील की मंजूरी रोक दी है। यही वजह है कि अमेरिका इस डील को लेकर अपनी नाराजगी जता रहा है। अमेरिका ने यूरोप पर क्या आरोप लगाए हैं, यह जानने से पहले आपको डील के पीछे के ट्रंप फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। डीएनए मित्रों, आज भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ जिस डील का ऐलान हुआ उस पर बातचीत 2007 से चल रही थी, लेकिन 18 साल के बाद अगर इस डील पर सहमति बनी है तो उसमें एक बड़ा योगदान ट्रंप का भी है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत और यूरोपीय देशों दोनों को बातचीत जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए प्रेरित किया। इस डील के जरिए भारत ने दिखाया कि वो अमेरिकी टैरिफ के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत ने दबाव में अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया। भारत ने यह भी दिखाया कि वो व्यापार साझेदारों में विविधता ला रहा है। अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा तो भारत दूसरे देशों से समझौता बढ़ाएगा। इस डील के जरिए भारत ने यह भी इशारा किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल मंत्र सहयोग होना चाहिए, टकराव नहीं। कुल मिलाकर यह डील भारत की कूटनीतिक जीत है जो भविष्य में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की स्थिति मजबूत करेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह डील अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संबंधों की जगह लेगी? इसके लिए आपको अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार के बारे में भी जानना चाहिए। 2024-25 में भारत और यूरोपीय देशों के बीच सामानों का कुल व्यापार 137 अरब डॉलर था, जबकि अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 132 अरब डॉलर था, यानी लगभग 5 अरब डॉलर का अंतर है। लेकिन ट्रेड सरप्लस के मामले में काफी अंतर था। यूरोपीय देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस जहां 15 अरब डॉलर है, वहीं अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 46 अरब डॉलर था। इसका अर्थ यह है कि निर्यात के मामले में अमेरिका अभी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह अंतर काफी कम हो जाएगा। इसका कारण यह है कि 50% टैरिफ की वजह से अमेरिका को भारतीय निर्यात कम होगा, जबकि ट्रेड डील होने की वजह से यूरोप को भारत का निर्यात बढ़ेगा। यूरोप के साथ ट्रेड डील भारत के लिए अमेरिका का एक विकल्प बनेगा। भारत को अमेरिकी टैरिफ से जो झटका लगा है, यह डील उसकी भरपाई कर सकती है। कुल मिलाकर यह डील अमेरिका पर भारत की निर्भरता तो कम करती ही है, लेकिन अमेरिका से पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं करती है। हालांकि ट्रेड डील की खबर मिलने के बाद अमेरिका ने अपनी नाराजगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भड़कते हुए कहा, यूरोप अपने ही खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहा है। भारत को लेकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डीएनए मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जिस डील की घोषणा आज की गई, उसे लागू होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। अगले कुछ हफ्तों के दौरान दोनों पक्ष समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देंगे। उसके बाद अगले 5-6 महीनों के दौरान इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। कानूनी छानबीन के बाद समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर के लिए भारत की तरफ से कैबिनेट मंजूरी की जरूरत होगी, वहीं यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूरोपीय संसद को इसे मंजूरी देनी होगी। हालांकि यूरोपीय देशों के हर सदस्य देश की संसद से मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस तरह उम्मीद जताई जा रही है यह समझौता 2027 की शुरुआत में लागू होगा, यानी लगभग 1 साल के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमल में आ जाएगा। इसके बाद दोनों पक्ष इस समझौते के तहत व्यापार करने लगेंगे। डीएनए मित्रों, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने के बाद दोनों पक्षों के बीच 5 से 7 साल में व्यापार बढ़कर 2 गुना हो सकता है। यानी फिलहाल 220 अरब डॉलर का जो व्यापार हो रहा है, वो बढ़कर 440 अरब डॉलर हो सकता है। डीएनए मित्रों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा के साथ साथ भारत और यूरोपीय देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। ये दोनों पक्षों के बीच पहला व्यापक रक्षा और सुरक्षा समझौता है। आपको इस समझौते से होने वाले फायदों के बारे में भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, इससे समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और नौसेना सहयोग में बढ़ोतरी होगी,
दोनों पक्ष साइबर खतरों का भी मिलकर मुकाबला करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ दोनों पक्ष खुफिया जानकारी साझा करेंगे। रक्षा उद्योग और तकनीक में भी सहयोग बढ़ेगा। साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों पक्षों का तालमेल मजबूत होगा। यह समझौता यूरोपीय यूनियन के साथ जापान और दक्षिण कोरिया के समझौते की तरह है। इससे भारत को यूरोपीय देशों की रक्षा से जुड़ी पहल में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर व्यापार के साथ साथ रक्षा भागीदारी भी बढ़ेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग से खालिस्तानी आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब यूरोपीय धरती से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय देशों से भारत को न सिर्फ इन गतिविधियों की जानकारी मिलेगी, बल्कि इस आतंक को खत्म करने के लिए भी उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का समझौता नए साल में एक शुरुआत है। आने वाले कुछ हफ्तों में भारत कई और देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं। उनके दौरे में भी यूरेनियम सप्लाई, ऊर्जा, खनन और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। कुछ समय पहले तक कनाडा के प्रधानमंत्री के भारत दौरे में सोचना उनका मुश्किल था, लेकिन कनाडा को लेकर ट्रंप के धमकी भरे बयानों के बाद अब मार्क कार्नी भी भारत से दोस्ती बढ़ाने में लग गए हैं। मार्क कार्नी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी फरवरी में भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उनके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा फरवरी में भारत आएंगे। यानी अगले कुछ हफ्तों में दुनिया के कई बड़े नेता भारत में मौजूद रहेंगे। डीएनए मित्रों, भारत और यूरोपियन यूनियन ने सहयोग का नया इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उनके दशकों पुराने मित्रों ने जोरदार झटका दे दिया। जिन अरब देशों के साथ अमेरिका का पुराना सहयोग है, उन्होंने ईरान के खिलाफ ट्रंप के सैन्य अभियान से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। आज हमारा अगला विश्लेषण अमेरिका और अरब देशों के बीच पैदा हुई खाई पर केंद्रित है। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको मिडिल ईस्ट में प्रभाव रखने वाले यूएई से जुड़ी एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका की सैनिक गतिविधियों को लेकर यूएई ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना को यूएई के एयरबेस और सैन्य अड्डे नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। यूएई ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका का इस अरब मुल्क से रसद सामग्री भेजने के लिए रास्ते भी नहीं दिए जाएंगे। यहां आपको जानना चाहिए कि यूएई से पहले सऊदी अरब और कुवैत समेत 6 इस्लामिक देशों ने अमेरिका को हमले में मदद करने से इनकार कर दिया है। मित्रों, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कतर ने कुछ महीने पहले ट्रंप को करोड़ों डॉलर्स का आलीशान जेट तोहफे में दिया, इस बार उसने भी ट्रंप के बारूदी इरादों से दूरी बना ली है। ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है कि इन अरब मुल्कों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ न देकर इस्लामिक एकता की मिसाल पेश की है। लेकिन क्या यही सच है? क्या वाकई इस्लामिक एकता ही वो सूत्र है जिसने पारंपरिक प्रतिद्वंदियों को खामनेई के करीब ला दिया है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको अरब जगत में हुए 2 युद्धों या यूं कहें कि सैन्य अभियानों का इतिहास ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, वर्ष 2003 में जब दूसरी बार अमेरिकी गठबंधन ने इराक पर हमला किया था, तो सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया था। सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया था कि अमेरिकी सैनिकों को इराक तक जाने का रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। जब युद्ध आगे बढ़ा तो अमेरिकी फौज को रसद के रास्ते सऊदी अरब से ही मिले। विरोध करने वाले कुवैत ने भी अमेरिकी एयरफोर्स के लिए अपने एयरपोर्ट्स खोल दिए थे। ठीक इसी तरह जब वर्ष 2011 में लीबिया में अमेरिका ने सेना उतारने का फैसला किया, तो यूएई ने इस कदम का घोर विरोध किया था। बाद में यूएई, कतर और मोरक्को जैसे इस्लामिक देशों ने न सिर्फ अमेरिका को समर्थन दिया, बल्कि अमेरिका के समर्थन में अपनी सैन्य संसाधन भी जंग के मैदान में उतार दिए। इतिहास के ये पन्ने साबित करते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस्लामिक एकता का जुमला एक बुलबुले जैसा है, जो जरा सा जोर लगाने पर ही फट जाता है, फूट जाता है। मित्रों, आज जो अरब देश ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ 2 वजह नजर आती हैं। पहली वजह है ईरान की सैन्य ताकत का डर। सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को डर है अगर अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी बड़ी वजह है इंतजार। बहुत मुमकिन है कि ईरान के पड़ोसी इस्लामिक मुल्क ये देखें कि जंग में पलड़ा किसकी तरफ झुक रहा है और उसी हिसाब से अपने बयान और फैसले बदल लें। खैर, अरब देश आगे अमेरिकी विरोध करेंगे या समर्थन, ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन इस कथित विरोध के बावजूद ट्रंप के तर्कश में ईरान पर हमला करने के लिए 2 तीर मौजूद हैं। ये भी दोनों अरब देश ही हैं। मित्रों, हम जिन 2 अरब देशों की बात कर रहे हैं उनमें पहला है जॉर्डन।
ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर जॉर्डन ने आधिकारिक तौर पर कोई विरोध दर्ज नहीं किया है। 6 महीने पहले जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था तो ईरान के पलटवार में ड्रोन और मिसाइल रोकने के लिए जॉर्डन ने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया था। यानी जॉर्डन से शुरुआती अमेरिकी हमलों में मदद मिलने की उम्मीद अब भी अमेरिका में मौजूद है। खामनेई के खिलाफ अमेरिका का दूसरा तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं ट्रंप के हैंडसम मैन यानी सीरिया का आतंकी राष्ट्रपति अहमद अल शारा। मित्रों, सीरिया में अमेरिका के 2 सैन्य अड्डे पहले से हैं और तीसरा राजधानी दमिश्क में बनाया जा रहा है। ईरान से सीरिया की दूरी भी ज्यादा नहीं है, यानी सीरिया की धरती और बंदरगाहों से अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी अपने सैन्य अभियान आगे बढ़ा सकती है। मित्रों, शायद आयतुल्लाह खामनेई भी इस सच से वाकिफ हो चुके हैं कि अरब जगत में इस्लामिक एकता का वजूद किसी जुमले से ज्यादा नहीं है। इसी वजह से खामनेई भी ट्रंप से हर मोर्चे पर टक्कर लेने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की तैयारियों को देखकर लगता है कि ट्रंप से जंग के लिए वो जमीन आसमान एक करने को तैयार है। अब हम आपको ईरान की इन्हीं तैयारियों से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, आज खुलासा हुआ है कि इसी हफ्ते चीन से 16 मिलिट्री विमान तेहरान पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि सस्ते तेल के बदले में ईरान को चीन से जहाजों पर अटैक करने वाली मिसाइल्स और हवाई रक्षा प्रणाली मिली है। समंदर किनारे बसे सभी इलाकों में खामनेई की खास IRGC की समुद्री सुरक्षा करने वाली यूनिट्स तैनात कर दी गई है। ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने का दम भरा है। मित्रों, ट्रंप अपने विरोधियों को अमेरिकी नीति का गुलाम बनाना चाहते हैं तो अमेरिका से हजारों मील दूर अफगानिस्तान में इंसानों को गुलाम बनाने का नया कानून आया है। यानी तालिबान अपने मुल्क में जिसे मर्जी उसे गुलाम घोषित कर सकता है और उसके बाद उस शख्स को गुलाम बनकर ही जीना होगा। इसके लिए बाकायदा कानून पारित कर दिया गया है। गुलामी से जुड़े तालिबान के इस अंधे कानून पर हमारे इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कथन ध्यान से देखना और समझना चाहिए। अब्राहम लिंकन कहते थे, जो लोग गुलाम रखते हैं उनकी जिंदगी पर हमेशा गुलामों के आंसुओं और निर्दोषों के खून के छींटे पड़े रहते हैं। मित्रों, 11,000 साल तक इंसान ही इंसान को गुलाम बनाता रहा था। 5 साल तक गुलामी की प्रथा की वजह से ही अमेरिका में गृह युद्ध चला था। 20वीं सदी आते आते गुलामी की इस कुप्रथा पर पूर्ण विराम लगाया जा सका, लेकिन तालिबान ने दोबारा इंसानों को गुलाम बनाने के गुनाह को अंजाम दे दिया है। तालिबान ने इस्लामिक अमीरात के लिए एक नया पीनल कोड यानी कानूनों का सिस्टम बनाया है। इस पीनल कोड में साफ साफ कहा गया है कि बदर यानी मालिक को अपने गुलामों को सजा देने की इजाजत होगी। यानी मालिक जिस तरह चाहे उस तरीके से अपने गुलाम को सजा दे सकता है। तालिबान के पीनल कोड में यह भी लिखा है कि मालिक सजा का हकदार उसी हालत में होगा जब गुलाम की हड्डी टूट जाए या फिर उसकी चमड़ी यानी खाल शरीर से अलग हो जाए। गुलाम को अपने मालिक के खिलाफ कोर्ट में केस करने की भी इजाजत नहीं दी गई है। इस कोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब समाज में 4 वर्ग होंगे। सबसे ऊपर मुल्ला यानी धार्मिक नेता को रखा गया है और गुलाम को सबसे नीचे के वर्ग में रखा गया है। मित्रों, अफगान तालिबान ने दोबारा सत्ता हासिल करते ही सबसे पहले लड़कियों से शिक्षा का अधिकार छीना था। तालिबान के इस फैसले के खिलाफ दुनिया भर में आज भी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन अब गुलाम प्रथा को इजाजत देकर तालिबान ने बता दिया है कि आधुनिक दुनिया के मानवाधिकारों का तालिबान की नजर में कोई वजूद नहीं रह गया। अगर अफगान समाज को देखा जाए तो ताकत के जोर पर कब्जाए गए लोगों या फिर बंधुआ मजदूरों को गुलाम बनाने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और ऐसी वजह है जो तालिबान के इस नए कानून पर सवाल खड़े करती है। यह वजह है बच्चाबाजी और सवाल है, क्या इस पीनल कोड के जरिए तालिबान ने बच्चाबाजी को कानूनी मान्यता दे दी है? मित्रों, बच्चाबाजी एक ऐसी कुरीति है जो आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिंदा है। इतिहास के मुताबिक 10वीं सदी में अफगान समाज में बच्चाबाजी की शुरुआत हुई थी। इस कुरीति में गरीब परिवारों से छोटी उम्र के लड़कों को खरीदा या फिर छीन लिया जाता है। इन बच्चों की परवरिश एक लड़की की तरह की जाती है, यानी इन्हें लड़कियों जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। इन लड़कों को नाचना और गाना भी सिखाया जाता है। थोड़ा बड़े होने पर इन लड़कों का शारीरिक शोषण हो जाता है। 19वीं सदी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बच्चाबाजी सामाजिक रसूख का प्रतीक बनी हुई है। इसी वजह से यह शक जाहिर किया जा रहा है, अब ऐसे पीड़ित लड़कों को गुलाम का नाम दे दिया जाएगा और बच्चाबाजी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मित्रों, जब तालिबान की पहली सरकार गिर गई थी
तब भी अफगानिस्तान में बच्चाबाजी नाम की इस कुप्रथा का चलन कम नहीं हुआ था। आज तो तालिबान के पास ज्यादा मजबूत सरकार है। इसी वजह से अफगान समाज में बच्चाबाजी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सदियों तक गुलाम नाम की एक कुरीति दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित रही है। हमारा भारत भी गुलामी की इस घृणित प्रथा का गवाह बना है। हम आपको भारत में गुलामी की प्रथा से जुड़ा एक अध्याय बताने जा रहे हैं। मित्रों, आमतौर पर हमारे इतिहास में मुगल बादशाह शाहजहां को ताजमहल बनाने और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए याद किया जाता है। इसी मुगल बादशाह को इतिहासकार के.एस. लाल ने अपनी किताब मुस्लिम स्लेव सिस्टम इन मिडिवल इंडिया में गुलामी प्रथा से जुड़ा बताया। अपनी किताब में लाल लिखते हैं, हुगली की लड़ाई के बाद शाहजहां की फौज ने 4000 पुर्तगालियों और उनके साथ काम करने वाले लोगों को कैद कर लिया था। इन कैदियों को शाहजहां ने गुलामों के तौर पर बेचा। किताब में यह भी लिखा है कि 100 हिंदू गुलामों को शाहजहां ने बतौर तोहफा बुखारा के सुल्तान को भेंट किया था। मित्रों, इतिहास में जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो तालिबान कर रहा है वो पहले से तबाह हो चुके अफगानिस्तान के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। मित्रों, अब हम आपकी सेहत के लिए खतरनाक खुशबू का विश्लेषण करेंगे। हम में से बहुत से लोग रोजाना परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाते हैं, लेकिन अब एक नई रिसर्च बता रही है कि इसे कपड़ों के बजाय शरीर पर रोजाना लगाना आपको बीमार कर सकता है। खासकर गले के पास परफ्यूम लगाना सबसे ज्यादा खतरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और बर्कले के शोधकर्ताओं ने परफ्यूम के शरीर पर असर का विश्लेषण किया, जिसके बाद पता चला कि रोजाना गले पर परफ्यूम लगाना थायराइड हार्मोन्स को प्रभावित कर सकता है। इससे गले की त्वचा पतली होती है, इसलिए वहां पर परफ्यूम स्प्रे करने से रसायन जल्दी शरीर में पहुंच जाते हैं। थायराइड हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि गले के सामने ही स्थित होती है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने की ताकत और दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाती है। गले पर बार बार परफ्यूम छिड़कने से इस ग्रंथि के हार्मोन बनाने की क्षमता पर असर पड़ता है। इससे थकान, वजन बढ़ने या घटने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से हार्मोन असंतुलन का खतरा बढ़ जाता है। शोध में कहा गया है कि परफ्यूम सीधे त्वचा पर नहीं, कपड़ों पर लगाना ज्यादा सुरक्षित है। खासतौर पर जिन्हें थायराइड की समस्या है उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब साफ है, खुशबू के लिए सेहत से समझौता ना करें और परफ्यूम को शरीर के बजाय कपड़ों पर ही लगाएं। हमारा अगला विश्लेषण आपके घर और आपके जूते से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जूते को लेकर नई रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि घर में जूता पहनना कितना खतरनाक है। हमारे इस विश्लेषण को देखने के बाद हो सकता है आप आज से और अभी से ही अपने जूते घर के बाहर उतार दें। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की लेटेस्ट स्टडी में दावा किया गया है कि घर में जूते पहनने वाले 100 में से 96 लोगों के जूतों में खतरनाक बैक्टीरिया चिपके होते हैं। यह गंदगी आपके फर्श, आपके कालीन और फिर सीधे आपकी सेहत तक पहुंचती है। यह सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, इन जूतों के जरिए ई कॉली जैसी बैक्टीरिया आपके घर में घुस रहे हैं। वही बैक्टीरिया जो गंभीर पेट दर्द और यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन की सबसे बड़ी वजह है। यह बैक्टीरिया फर्श पर पाए जाने वाले कीटाणुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। और डीएनए में अब आज का संदेश, हीरा परखने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। डीएनए में अब आज का आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।